हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के 50 एमसीक्यूज करेंगे और इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 60 to 70 करेंगे। तो टोटल हम 120 एमसीक्यूज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के करेंगे और इतने एनफ होंगे अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे आपके आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एज ए एमसीक्यू सिलेबस के अंदर है या आपके एग्जाम में एज ए एमसीक्यू के तौर पर आ रहा है। बाकी हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को पूरा डिस्कस कर रखा है स्पेसिफिक वीडियो में, एक वीडियो में पूरा कवर किया और अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ में मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप चैनल की, वहाँ पे आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगी और एक कंप्लीट एक्ट वाली प्लेलिस्ट होगी जहाँ पे आपको सभी एक्ट्स कंप्लीट सिंगल वीडियोज़ में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं @kushank पे, वहाँ पे आपको मैं आपकी सारी डिटेल्स दे दूंगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मेन पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो हमें सिंपल सा क्वेश्चन इसने पहला पूछा है कि इनमें से क्या पर्पस है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को लाने का। अगर आप सभी ऑप्शंस को पढ़ोगे तो पहला ऑप्शन बोलता है कि टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर इंटरनेशनल एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड ऑल्सो कंसिलिएशन एज ऑल्सो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास 1996 से पहले भी काफ़ी सारे एक्ट्स थे, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल या कमर्शियल आर्बिट्रेशन थी उनके पर्पस को वो सॉल्व नहीं कर रहा था। लेकिन जो हम नया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट लेके आए इसने हमें सारे पर्पस सॉल्व कर दिए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हो या डोमेस्टिक लेवल के हो। और जो जितनी भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स रेगुलेशंस है यूएनओ के या किसी के भी, उन सभी को हमने फॉलो किया था इस आर्बिट्रेशन के अंदर। और चाहे आपकी जिनीवा कन्वेंशन हो या न्यूयॉर्क कन्वेंशन हो, दोनों को यहाँ पे कवर किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है आर्बिट्रल अवार्ड मेड अंडर पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, उनको आप डिटेल में समझ सकते हैं। शेल बी कंसीडर्ड एज, तो अगर जो पार्ट 1 के अंदर अगर आपका अवार्ड आता है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? तो पार्ट 1 के अंदर जो अवार्ड आता है हम उसको डोमेस्टिक अवार्ड कंसीडर करेंगे, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर इन द मैटर गवर्न बाय पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, पार्ट 1 के ऊपर इसने क्वेश्चन पूछा है ये हमारा। तो इसके अंदर अगर हम सभी ऑप्शंस को पढ़े, पहला क्या बोलता है? जुडिशियल अथॉरिटी कैन इंटरवीन जनरली, जुडिशियल अथॉरिटी शैल नॉट इंटरवीन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, जुडिशियल अथॉरिटी कैन नॉट इंटरवीन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन सी ठीक है इसका, ठीक है। जहाँ पे हमें दिया गया प्रोविजन में वो जुडिशियल अथॉरिटी सिर्फ वहीं पे इंटरवीन कर सकती है, अदरवाइज जुडिशियल अथॉरिटी इंटरवीन नहीं करेगी। जैसे पार्टीज खुद चली जाती हैं कि आप विटनेस करा दीजिए या ये चीज़ कर दीजिए, तो वहाँ पे हो जाता है, अदरवाइज जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो इंटरवीन नहीं करेंगी। आर्बिट्रियल प्रोसीडिंग कमेंस, तो आर्बिट्रियल प्रोसीडिंग कब से कमेंस होती है ये पूछ रहा है। ऑन द लास्ट डेट ऑन विच द रिक्वेस्ट फॉर डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव बाय द रिस्पोंडेंट। इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, ठीक है। जिस भी दिन जो रिक्वेस्ट फॉर डिस्प्यूट रेफर हो जाता है आर्बिट्रेशन का रिस्पोंडेंट को, उस दिन हमारा जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग होती है वो कमेंस हो जाती है। एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के बारे में पूछ रहा है, इज चूजन एंड पेड बाय द डिस्प्यूटेंट, ठीक है। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्राइवेटली चूजन प्रोसीजर सो फार एज दैट इज नॉट रेपुगेंट टू द पब्लिक पॉलिसी। तो इसका दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, बोथ ए एंड डी आर करेक्ट। अगला पूछता है कि एन आर्बिट्रल अवार्ड has to be in writing but need not to be signed, has to be in writing and signed by the members of the arbitral award, may be oral, either either A और B और C। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा हमारा? इसका ऑप्शन बी ठीक होगा कि वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए, साइन होना चाहिए मेंबर्स के द्वारा जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के हैं। फिर एन आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में इसने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। मस्ट स्टेट द रीजन अपॉन विच इट इज़ बेस्ड, उसका ऑप्शन ए ही ठीक है कि उसके अंदर रीजन होना चाहिए कि क्यों ये अवार्ड दिया गया है। फिर आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड ईच पार्टी शैल बी डिलीवर्ड, तो जब आर्बिट्रल अवार्ड कर दिया जाए तो जो दोनों ही पार्टीज हैं उनको क्या डिलीवर किया जाएगा? द साइन कॉपी ऑफ द अवार्ड। तो इसका ऑप्शन ए बी ठीक है। फिर फाइनलिटी टू द आर्बिट्रल अवार्ड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट शैल, तो इसके अंदर अगर हम सभी ऑप्शंस को पढ़ें, बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछते हैं ना आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी एनफोर्स इन द सेम मैनर एज इफ वर अ डिक्री ऑफ, किस तरीके से आप उसके एनफोर्स कराओगे जैसे कि वो कोर्ट की डिक्री थी, तो ऑप्शन बी ठीक है। एन अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल व्हेन, तो एक अवार्ड जो होता है वो एनफोर्सेबल कब हो जाता है? अगर हम सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं
तो पहले द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड हैज़ एक्सपायर्ड एंड नो सच एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड, ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड हैज़ बीन रिफ्यूज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एनफोर्सेबल कब हो जाएगा वो, तो नीदर ए नॉर बी, इनमें से किसी के भी केस के अंदर नहीं, इधर ए और बी होगा, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। कि इन्फोर्सेबल कब हो जाएगा, कि आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई सेटिंग असाइड की, या फिर जो आपका टाइम था सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगाने का वो एक्सपायर हो गया और आपने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो इधर ए और बी, ऑप्शन सी ठीक है। फिर आगे पूछता है टू इन्वोक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इट इज़ नेसेसरी दैट लीस्ट वन ऑफ द पार्टीज। अगर आपको कमर्शियल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अप्लाई करनी है तो कम से कम एक पार्टी को, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेशन इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी, ठीक है, एन इंडिविजुअल हु हैज नेशनल ऑफ और हैबिचुअली रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर पूछ रहा है एड हॉक आर्बिट्रेशन कैन बी सॉट, कि जो आप एड हॉक आर्बिट्रेशन लेते हो ये कब ले सकते हो, when the parties involved in commercial transaction choose to incorporate arbitration clause as a part of agreement to refer the future dispute, ये नहीं, when a dispute that arises between the parties to a business transaction could not be settled through mediation or conciliation, option B ठीक है, ठीक है। फिर अगले के ऊपर अगर हम आए, which is correct statement, अगर हम सभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन हैज ओन सेट ऑफ रूल्स, दूसरा ऑप्शन देता है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन इज द एपेक्स बॉडी, The rules may be provided for domestic or international arbitration or for both, all of the above, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, सभी बातें इसने सही कही हैं। फिर आगे पूछता है अ पार्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट मीन्स, जो पार्टी है उसका मतलब क्या होगा, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, पार्टी टू द सूट प्रोसीडिंग्स, इधर ए और बी और सी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। क्यों, क्योंकि जो पार्टी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वही पार्टी सेक्शन 2 के अंदर रेफर की गई है। आगे पूछता था डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट मींस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मींस क्या दिया गया है हमें, मतलब क्या दिया गया है एक्ट के अंदर, सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तो ऑप्शन ए ठीक है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय अ सूटेबल, किससे वो इस तरीके की सपोर्ट ले सकते हैं, किसी पर्सन से भी ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, तो ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है कि रिटन स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर चैलेंज टू द आर्बिट्रल अवार्ड हैज़ टू बी सेंट, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन है जिसके अंदर आपने चैलेंज किया है जो आर्बिट्रल का है, ये आपको सेंड करनी होगी कहाँ पे, ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द रीजन ऑफ चैलेंज आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रल, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, इधर ए और बी। A written statement of the reasons of the challenge of the arbitral award has to be sent within a, कितने दिन में आपको भेजनी होती है, जो स्टेटमेंट होती है ये आपको विदिन 15 डेज भेजनी होती है जब आप अवेयर होते हैं, तो उसका ऑप्शन ए ठीक है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज़ द जुरिसडिक्शन टू रूल, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसके पास किस चीज़ की जुरिसडिक्शन है, खुद की जुरिसडिक्शन है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के थ्रू आती है, और जो भी ऑब्जेक्शंस राइज होते हैं वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर उसकी भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ठीक है। A plea questioning the jurisdiction of the arbitral tribunal must be raised before at the time of the submission of statement of defense, जिसका ऑप्शन ए ही ठीक है। During the arbitral proceeding, the arbitral tribunal, during the arbitral proceeding, the arbitral tribunal, इसने कुछ statements दी हैं, can make interim award, may require a party to provide appropriate security, both A and B, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं वो। The arbitral tribunal has jurisdiction to award interest on the whole or part of the money, award interest on the whole of money only, award interest on the part of the money only, either B or C, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, award interest on the whole or part of the money। The expression arbitration agreement under section 7 of arbitration and conciliation act means, तो ये जो arbitration agreement है इसका मतलब क्या, अगर आप इन चारों statements को पढ़ोगे तो any agreement to submit the arbitration all or certain dispute which have arisen or which may arise between them in respect of defined legal relationship, contractual or not, तो ऑप्शन बी ठीक है। जब डेफिनेशन पढ़ोगे वहाँ पे यही लिखा हुआ है। द एक्सप्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन, कौन से सेक्शन में हमें समझाया गया इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की एक्सप्रेशन को, तो ये हमें सेक्शन 2(1)(f) के अंदर बताया गया, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता था आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज अपॉइंटेड बाय, जो आर्बिट्रेटर होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो अपॉइंट किया जाता है पार्टीज देमसेल्फ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बोथ ए एंड सी, तो इसका ऑप्शन ई ठीक है, बोथ ए एंड सी, की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्टीज देमसेल्फ अपॉइंट कर सकती हैं।
फिर अगला पूछा था पेंडेंसी ऑफ एनी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज नॉट प्री कंडीशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द कोर्ट, ठीक है। द कोर्ट में ग्रांट इंटरिम रिलीफ बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द आर्बिट्रल अवार्ड बिफोर इट इज एनफोर्स। इट वाज हेल्ड इन केस ऑफ, तो ये बात कौन से इंटरिम वाली जो बात है कौन से केस के अंदर बोली गई थी, तो ये मैंने आपको बताया अभी था कि ग्लोब को जनरेशन पावर लिमिटेड वर्सेस श्री हिरण्यकेशी शकारी करनाथ नियमित के केस के अंदर बोली गई थी। इसका ऑप्शन बी ठीक है। Which article of the Constitution of India authorize the government to enter into an arbitration agreement? तो कौन सा आर्टिकल हमें ये गवर्नमेंट को पावर देता है? आर्टिकल 299 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अंडर सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो अगर इस सेक्शन को पढ़ेगा तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? राइटिंग के अंदर होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, शेल बी इन राइटिंग। फिर रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में उसमें रेफर कर दिया कि हमारा एक आर्बिट्रेशन का इस तरीके का क्लॉज है, तो इस केस में क्या होगा? constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such as to make the arbitration clause part of the contract, ऑप्शन बी ठीक होगा। फिर स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की सेक्शन 8 का स्कोप पूछ रहा है, तो अगर आप सभी ऑप्शंस को पढ़ोगे तो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ये डिफरेंट है उस सेक्शन से, ठीक है। फिर पूछता है कि इन एप्लीकेशन फॉर रेफरिंग द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय, तो ये जो एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप पार्टीज को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर रहे हो सेक्शन 8 के हिसाब से, किस चीज़ के साथ अकम्पेन्ड होनी चाहिए? इसके साथ क्या चीज़ होनी चाहिए? तो ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए उसकी, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर वंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट फॉर रेफरिंग द पार्टीज फॉर आर्बिट्रेशन इज अलाउड द प्रोसीडिंग इन विच द एप्लीकेशन वॉज मेड आर लाइबल टू बी, तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिसमिस हो जाएगी क्योंकि वो मेंटेनेबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एक्ट की कंटेम्पलेट्स, क्या कंटेम्पलेट करती है ये? अ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ऑप्शन ए ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ 1996 एक्ट इज आइडेंटिफाइड टू किस आइडेंटिकल टू, कौन से सेक्शन से आइडेंटिकल है? 1940 के एक्ट के, तो ये सेक्शन 41B से आइडेंटिकल है 1940 के एक्ट के। इसलिए जब मैं आपको वीडियो में बता रहा था पुराने एक्ट का भी साथ साथ बता रहा था, ताकि क्योंकि क्वेश्चंस वो इस तरीके से पूछता है। सेक्शन 9 ऑफ 1996 एक्ट डील्स विद, तो सेक्शन 9 जो है हमारे नए वाले एक्ट का 1996 के एक्ट का, ये किस चीज़ के साथ डील करता है? ये इंटरिम मेजर्स के साथ डील करता है, तो ऑप्शन ए ठीक है। अंडर सेक्शन 9 इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती इंटरिम मेजर्स के अंदर? अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर अ माइनर ये होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होता है, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट ये होता है, तो नन ऑफ द, ऑप्शन डी ठीक है। द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेजर्स ईदर बिफोर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और आफ्टर मेकिंग द आर्बिट्रल अवार्ड, बिफोर द आर्बिट्रल अवार्ड इज एनफोर्स्ड, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद पूछता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्पेसिफाइंग इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन कैन नॉट बी सोल ग्राउंड टू रेंडर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड, दिस वाज लेड डाउन इन, ये कौन से केस के अंदर बोला गया था कि अगर आपने इवन भी रखा है तो उससे आर्बिट्रेशन आपकी इनवैलिड नहीं हो जाएगी? ये MMTC लिमिटेड वर्सेस स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के केस के अंदर बोला गया था। द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाई, जो जैसे दो हुए तो तीसरा जो अपॉइंट है वो कौन अपॉइंट करेगा? पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर बाय ईच पार्टी, तो दोनों पार्टी ने जो अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था वो तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा, जिसको हम प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर बोलेंगे, ऑप्शन बी ठीक है। द पार्टीज और टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शेल अपॉइंट आर्बिट्रेटर विद इन, कितने दिन के अंदर उनको अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना होता है? विद इन 30 डेज, तो ऑप्शन ए ठीक है। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कौन सी है? द हाई कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर शेल हैव ड्यू रिगार्ड टू, किस चीज को रिगार्ड देगा? क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर, अदर कंसिडरेशन या नन ऑफ द अबव, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी ठीक है, वो नेशनैलिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर को नहीं देखेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नेशनैलिटी कुछ भी हो सकती है, आप किसी और कंट्री के व्यक्ति को भी आर्बिट्रेटर बना सकते हो। अंडर सेक्शन 10 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट सच नंबर डज नॉट एक्सीड, कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए? जो हमें सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है, कितने भी हो सकते हैं, बस वो इवन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी ठीक है।
अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, अ पर्सन फॉर बीइंग एन आर्बिट्रेटर, अगर एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर होना है, मस्ट बी अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी, तो वो किसी भी मे बी अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी, किसी भी नेशनलिटी का पर्सन हो सकता है, ऑप्शन सी ठीक है। इन आर्बिट्रेशन बाय 3 आर्बिट्रेटर वेयर द पार्टी फेल टू एग्री अपॉन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स अंडर सेक्शन 11, 3 आर्बिट्रेटर है जहाँ पे पार्टीज फेल हो जाती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, वहाँ पे क्या होगा, तो एक एक पार्टी अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी, फिर वो जो अपॉइंट किया वो मिलकर तीसरा कर देंगे, तो ऑप्शन ए ठीक है। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सोल और थर्ड आर्बिट्रेटर इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल वाली होती है उसके अंदर क्या करेंगे हम, अ पर्सन हु इज ऑफ नेशनलिटी अदर देन द नेशनलिटी ऑफ पार्टीज मे बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर, किसी और कंट्री के बंदे को आप चुन लो, तो 46 का डी ठीक है। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 11(6) ऑफ 1996 एक्ट बाय चीफ जस्टिस और हिज डेजिग्नेट इज, यहाँ पे क्या होगा कि एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हम मानेंगे, तो ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पे हमने 47 किया, मैंने 50 बोला था, बाकी 50 से आगे मतलब 48 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 120 तक कंप्लीट कर लेंगे। इतने एनफ क्वेश्चंस है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के, अगर आप कोई एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहाँ पे आपके आ जाएगा। बाकी जुडिशरी के जो प्री का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होते हैं, उसके अंदर इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, 4-5 एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो मोर देन एनफ है इतने एमसीक्यूज इसके लिए प्रैक्टिस करना। इनको बार बार कीजिए, वीडियोस को बार बार देखिए, पॉज करके अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो आपकी इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप इन क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।